हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य ने मुश्किल से मनाल को चुप कराया। कुछ देर दोनों चुप रहे। वो उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। वो उसका हाथ पकड़े बहुत देर तक बैठा रहा। दोनों हाथ पकड़े एक दूसरे के साथ चुपचाप बैठे रहे, जैसे कोई उन्हें एक दूसरे से छीन लेगा। पता है माना, मुझे बहुत डर था, इस बात के बाद कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। मेरा मन बहुत घबरा रहा था। सुबह तुमने वादा लिया था कि मेरा नाम किसी और के साथ नहीं आएगा, कभी किसी के साथ मेरा नाम नहीं जुड़ना चाहिए। और शाम को ही ये खबर आ गई कि मैंने किसी का रेप किया है। मैं किसी और से नहीं डरता, मुझे किसी की परवाह नहीं थी। अगर मुझे उस वक्त किसी का डर था तो वो तेरा, कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। सच में माना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। वो लोग देर रात करनाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां से टैक्सी लेकर मनाल के गांव चले गए। जो लोग मनाल के घर की देखभाल करते थे, उन्होंने मनाल को बचपन में देखा था, इसलिए मनाल उन्हें खास पहचान नहीं थी। इसलिए वे ये नहीं समझ पाए कि वो मनाल है। मेहर ने उनसे कहा, उसका दोस्त और उसकी पत्नी आ रही है। डॉक्टर ने उसके दोस्त को शहर के पोल्यूशन से दूर गांव की ताज़ा हवा में रहने के लिए कहा है, इसलिए वे लोग यहाँ आ रहे हैं। साथ ही मेहर ने उनसे ये भी कहा, उनके दोस्त को कोई बीमारी है, उस बीमारी की वजह से उसे सबसे अलग रहना है। आप लोग उन लोगों के ज्यादा पास मत जाइएगा, दूर ही रहिएगा। ट्रेन से उतरने से पहले ही आदित्य ने अपने सिर पर लगाई हुई लंबे बालों की विग उतार दी और साथ में जो उसने नकली दाढ़ी लगाई थी वो भी उतार दी। आदित्य ने अपने बालों को मिलिट्री स्टाइल में कटवाया हुआ था। जैसा हेयर स्टाइल मिलिट्री के जवान रखते हैं, उसी तरह का हेयर स्टाइल था उसका। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, शेव नहीं किया था। उसने गाड़ी में उतरने से पहले शर्ट और टी शर्ट पहन ली थी, गले में कैमरा लटका लिया था। दिखने में कोई विदेशी लग रहा था जो घूमने के लिए आया हुआ है। रंग तो आदित्य का पहले से ही अंग्रेजों जैसा गोरा था। अब उसने अपना लुक भी वैसा ही बना लिया था। साथ ही मनाल ने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। दिखने में वे बहुत ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई विदेशी जोड़ा हो जो इंडिया घूमने आया हुआ है। जब वे लोग मनाल के गांव पहुंचे तो उनका वहां पर इंतजार हो रहा था। घर की साफ सफाई उनके पहुंचने से पहले हो चुकी थी। पूरा घर साफ सुथरा था। खाना उन लोगों ने ट्रेन में खा लिया था। उन्होंने वहां पहुंचकर मेहर को मैसेज कर दिया था, जहां पर वे दोनों काफी रिलैक्स फील कर रहे थे। जो लोग उनके घर में रहते थे, उनके कमरे एक साइड पर थे और ये जगह जहां पर मनाल और आदित्य थे, ये घर का मेन पोर्शन था जो अंदर से बंद हो जाता था। तो उन्होंने घर के अंदर पहुंचकर उसे बंद कर लिया। फिर उन लोगों को जो उनके घर में रहते थे, मेहर ने बीमारी के नाम से डरा दिया था। उन्होंने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। उनके खाने पीने का सारा सामान उनके आने से पहले ही किचन में पहुंच चुका था। मेहर ने उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स करवा दिए थे। खाना मनाल को खुद बनाना था। फ्रिज खाने पीने के सामान से भरा पड़ा था। तो जहां पर वे दोनों कुछ दिन एक दूसरे के साथ अकेले रहने वाले थे। आदित्य माना के साथ अकेला ही रहने वाला था। उसे और क्या चाहिए था? उसकी दिली तमन्ना पूरी हो रही थी। आदित्य ने मेहर को अपनी टीम से हटा दिया था। जो लोग आदित्य के लिए काम करते थे, अब मेहर के कहे मुताबिक काम करने वाले थे। आदित्य के बाद का काम मेहर संभालने वाला था। अब जहां वे थे वहां वे सेफ थे। मुझे नहीं पता था मेहर इतना इंटेलिजेंट है। सचमुच बहुत पहुंची हुई चीज है। वो आदित्य मनाल से कहने लगा, आपके कहने का मतलब क्या है? इस पूरे मैटर में वो मेरी बहुत हेल्प कर रहा है और सचमुच उसे इन चीजों से निपटना आता है। उसे गुस्सा भी नहीं आता, बहुत शांत रहता है। कोई नहीं जानता उसके दिमाग में क्या है। आदित्य ने मेहर की तारीफ की। वैसे जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हें मेहर को सारी बात बतानी चाहिए थी। वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता था। पता नहीं क्यों वो मुझे हमेशा मेरा छोटा भाई ही लगा था। मैं उसे इतनी मुसीबतों में नहीं डाल सकती थी। मनाल आदित्य से कहने लगी, चलो अच्छा हुआ तुमने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस टाइम अगर वो आ जाता तो मैं तुमसे शादी कैसे करता, तुम मेरी कैसे बनती। आदित्य ने खड़े होकर मनाल के गले में बाहें डाल दी। आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। मनाल आदित्य से ये कहकर बाथरूम चली गई। 10 मिनट के बाद बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आती है। अपनी शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन कर आई थी। आदित्य को अच्छा लगे इसीलिए वो उसकी पसंद के कपड़े साथ लेकर आई थी। उसने आकर देखा तो आदित्य सो चुका था।
उसको हंसी आ गई उसे देखकर। मनाल ने उसके पास होकर उसका माथा चूम लिया, फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए सोचने लगी, कितने दिन हो गए आप इधर उधर भागते फिर रहे हैं, पता नहीं अच्छे से खाना खाते भी हैं या नहीं। बहुत थक गए हैं आप। भगवान करे सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, हम लोग इन सब बातों से निकल जाएं। वो उसके साथ आकर लेट गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मनाल ने उसके पास जाकर उसका माथा चूमा, फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए सोचने लगी, कितने दिन हो गए आप इधर उधर भागते फिर रहे हैं, पता नहीं अच्छे से खाना खाते भी हैं या नहीं, बहुत थक गए हैं। भगवान करे सब कुछ गलती ठीक हो जाए, हम लोग इन सब बातों से निकल जाएं और साथ में एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करें। वो उसके साथ आकर लेट गई। वो उसके साथ लेटकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वो खुश थी कि वो आज आदित्य के साथ है। फिर वो उठकर आदित्य के चेहरे की तरफ झुकी। उसने उसे हल्का सा किस किया और अकेले ही खुश हो गई। फिर बिल्कुल आदित्य के साथ लगकर सो गई। वो इतने दिनों से अकेली थी। जब से शादी हुई थी तब से वो दोनों साथ थे। उसे आदित्य की कितनी आदत हो चुकी थी, वो उससे कितना प्यार करती थी, इसका एहसास उसे इन दिनों में हो गया था। अब आदित्य के बिना उसके लिए रहना मौत बराबर था। सुबह जब मनाल की आंख खुली तो उसने देखा आदित्य उठ चुका था। वो कमरे से बाहर आई तो आदित्य किचन में चाय बनाने की कोशिश कर रहा था। वो उसके पास चली गई। गुड मॉर्निंग, आप मेरे लिए चाय बना रहे हैं? आप मेरे लिए जरा टेस्टी चाय बनाएं आप। वो जाकर किचन की सेल्फ पर चढ़कर बैठ गई। बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ मेरी जान, मगर अंग प्रदर्शन करते हुए तुम मेरे सामने आकर बैठ गई हो। अब हम चाय कहाँ बना पाएंगे? वो मनाल के पास आ गया। अंग प्रदर्शन तो मैं रात से ही कर रही हूँ, मगर रात को तो कोई घोड़े बेचकर सो रहा था। मनाल ने आदित्य से शिकायत की। कोई बात नहीं जान, अभी जो दिन है हमारे पास, इन दिनों में सिर्फ तुम्हारी शिकायतें ही दूर करनी है मुझे। सारी शिकायतें दूर कर दूंगा मैं तुम्हारी। उसने अपने होंठ मनाल के होठों पर रख दिए। मनाल शर्माकर उसके सीने से लग गई। वो मनाल को छेड़ता हुआ कहने लगा, बोलो पहले चाय बना ले या तुम्हारी शिकायतें दूर करें। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूँगा। मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ। उसकी आंखों की शरारत मनाल को देख रही थी। ऐसा करते हैं, पहले चाय ही पी लेते हैं, फिर कोई और काम करेंगे। अब कोई काम करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए होगी। वो मुझ में बहुत है, तुम इसकी फिक्र ना करो, बस मेरी एनर्जी झेलने को तैयार रहो। कहते हुए आदित्य ने मनाल की तरफ अपनी आंखें दबा दी थीं। मनाल उसकी बातें सुनकर शर्मा कर इधर उधर देखने लगी। अब मुझसे शर्माना छोड़ो और मेरे जैसी बन जाओ बेफिक्र। आदित्य चाय बनाते हुए लगातार उसे छेड़ रहा था। चाय लेकर वे कमरे में आ गए। तभी उसके फोन पर मेहर का फोन आने लगा। आप दोनों को रात नींद तो अच्छी आई ना? हाँ, मैं तो एक बार सोया, थका हुआ था। वैसे भी मैं जहाँ पर सेफ फील कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बस अभी थोड़े ही दिनों की बात है। अब पूरा मैटर मेरी समझ में आने लगा है। बस आप फिक्र मत करें, 2-4 दिन की बात है, फिर आप वापस आ जाएंगे। मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। तुम में और तुम्हारी बहन में बहुत फर्क है। तुम चाहे उम्र में उससे छोटे हो, पर मनाल किस पर गई है? इसे बिजनेस में या किसी चीज में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। वो इसलिए ऐसी है क्योंकि आपको इससे शादी करनी थी। अगर जो सारे मैटर हैंडल कर सकती तो आप इससे शादी कैसे करते? मेहर हंसने लगा। वैसे मानना पड़ेगा, निशा की पसंद बहुत अच्छी है। तुम्हारी बहन न सही, मगर मेरी बहन बहुत इंटेलिजेंट है। उसे पता है कि उसने किसे पसंद किया है। फोन काटने के बाद मनाल आदित्य से पूछती है, निशा और मेहर क्या चक्कर है? आप कह रहे थे निशा की पसंद बहुत अच्छी है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आदित्य हंसने लगा। तुम्हें समझ नहीं आया ना? मैं समझ गया था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पिछले 2 साल से। ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। जब मेहर हमारे घर पर आया था तो मेहर ने निशा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब आप लोग हमारे घर पर आए थे तब भी मैंने इन दोनों को साथ में नहीं देखा। फिर आप कैसे कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं?
क्योंकि जब मेहर को पता लगा वो मेरी बहन है, वो पीछे हट गया। हम दोनों परिवारों में जो फाइनेंशियल फर्क है, उसकी वजह से शायद निशा का हाथ हम उसके हाथ में नहीं देंगे, और उन दोनों के रिश्ते का असर तुम्हारे और मेरे रिश्ते पर भी हो सकता है। यही सब बातें सोचकर मेहर ने निशा के साथ रिश्ता तोड़ना चाहा। वैसे निशा मेरी भाभी बनेगी, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मेहर का काम में सेट हो जाए, हम उन दोनों की शादी करा देंगे। कितना अच्छा होगा ना, मैं निशा की भाभी, निशा मेरी भाभी। ठीक है ना? मनाल और ही ख्यालों में जाने लगी। तुम उन दोनों को छोड़ो, हम दोनों पर ध्यान दो। कितने महीने होने आए हमारी शादी को, अभी तक हमने अपनी सुहागरात तक नहीं मनाई। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है किसी के लिए? आदित्य ये कहते हुए मनाल के करीब हो गया। आदित्य ने मनाल का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। वो उसके पास आता हुआ उसके चेहरे पर झुक गया। मनाल को भी आदित्य की खुशबू उसके नजदीकी मदहोश करने लगी। सुनो, आज तो कोई ऐतराज नहीं है ना? मनाल ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। नहीं, कोई घबराहट तो नहीं है ना? तो फिर आज तो इजाजत है, बना लूं फिर तुम्हें अपना। मनाल ने फिर अपना सिर हिला दिया। हाँ, मना, कुछ बोलोगी नहीं? आदित्य ने प्यार से मदहोशी भरी आवाज में कहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मनाल ने अपनी आंखें उठाकर आदित्य की तरफ देखा। वो बिल्कुल उसके पास था। वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। आदित्य ने आगे बढ़कर मनाल को किस कर लिया। सोचो, अगर अब कोई दरवाजा खटखटा दे तो कैसा लगेगा, जैसे कि हमेशा आज तक होता आया है। मनाल ने अपनी आंखें खोलकर बेड पर बैठते हुए कहा, यार ये बात तो गलत है, तुम मुझे डरा क्यों रही हो? बात हो तुम्हारी सच है। जब भी मैं तुम्हारे पास आने लगता हूँ, कोई दरवाजा खटखटा देता है। वो दोनों ही हंसने लगे हैं। मगर आज कोई दरवाजा नहीं खटखटाएगा, मुझे पता है। उसने माना का हाथ पकड़ लिया। मनाल ने पीछे बेड की बैग के साथ टेक लगा ली थी। आदित्य भी उसके पास आ गया। आप कमरे का दरवाजा तो बंद कर लो, देखो दरवाजा तो खुला है, मनाल ने कहा। जहाँ घर में तो कोई भी नहीं है, हम ही दोनों हैं, और घर का मेन दरवाजा लॉक है, अंदर कोई नहीं आने वाला। नहीं, फिर भी सारे पर्दे भी अच्छे से ठीक कर लो, और दरवाजा भी। तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई और तो नहीं हूँ। माना खड़ी हो गई। उसने कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया, पर्दे भी ठीक कर दिए। फिर वो आसपास देखने लगी। आदित्य बेड पर लेट गया। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? हंसू नहीं तो और क्या करूं यार, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? आ जाओ तुम अब मेरे पास, अब और इंतजार नहीं होता। ठीक है, आती हूँ। माना अलमारी खोलकर उसमें से ब्लैंकेट निकालने लगी। अब ये ब्लैंकेट किस लिए निकाल रही हो तुम? हमें कौन सा सोना है? इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे रहने दो। नहीं नहीं, क्या नहीं, इसे अंदर रखो, आदित्य फिर बोला। मनाल ने फिर भी ब्लैंकेट उठाकर बेड पर रख दिया था। आदित्य सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। मनाल ने अपनी नजरें झुका ली और फिर वो धीरे से बोली, मुझे ऐसे आपके सामने शर्म आएगी, इसलिए मुझे ब्लैंकेट लाई हूँ। उसकी बात सुनकर आदित्य जोर से हंसा। हाँ सच में, तुम भी ना सबसे अजीब लड़की हो। वैसे तुम चाहो तो घर का मेन दरवाजा भी चेक कर लो, कहीं वो ना खुला हो। वो उसे शरारत के साथ कह रहा था। सही बात है, वो तो मैंने देखा ही नहीं। माना फिर कमरे से बाहर जाने लगी। आदित्य ने अपना सर पीट लिया। वो वापस आ गई। नहीं, वो दरवाजा तो बंद था। आदित्य बेड से खड़ा हो गया। उसने आकर मान को अपनी बाहों में उठा लिया। मनाल ने भी उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। अगर मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा कि तुम खुद मेरे पास आओगी, आज तो तुम नहीं पहुंचने वाले तुम मेरे पास, इसलिए मैं तुम्हें खुद ही लेकर जाता हूँ उठाकर प्यार करने के लिए। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे। फिर तो कब शाम हुई कब रात हुई, किसी बात की खबर नहीं रही उन दोनों को। वो दोनों एक दूसरे में समा गए। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ सचमुच बहुत अच्छा टाइम गुजारा। अब मनाल के मन में आदित्य के लिए कोई गिले शिकवे नहीं रहे थे, सिर्फ प्यार ही प्यार था। 2 दिन हो गए, आपकी मेहर की कोई बात हुई क्या? किसी का फोन नहीं आया। खाना खाते हुए मनाला आदित्य से बोली, क्यों, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है क्या? मेरी कंपनी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन रहेंगे। मुझे लगता है जो बात जो वक्त हमने जहाँ पर साथ गुजार रहे हैं, वो हमें जिंदगी में फिर दोबारा नहीं मिलेगा। जहाँ जाने के बाद फिर हम अपने कामों में खो जाएंगे। मैं आपके साथ जहाँ पर बहुत खुश हूँ। सही कह रही हो तुम, हमारे
इस एकांतवास की स्टोरियां हम अपने बच्चों को सुनाया करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि कैसे हम दोनों अकेले रहे थे वहाँ पर। जब बच्चे पूछेंगे कि हमने एकांतवास में क्या किया, तो अपनी बेशर्मी की कहानियां सुनाना। आप बताना अपने बच्चों को कि तुम कितने बेशर्म थे। मनाल नकली गुस्सा करती हुई बोली, कोई बात नहीं, जब वो पूछेंगे वो भी सुना दूंगा। मैं यहाँ पर अपनी बीवी के साथ हूँ, किसी और के साथ नहीं जो मुझे कुछ छुपाना पड़े। वैसे भी बेशर्मी की कहानी मेरे अकेले की नहीं होगी। अगर उन कहानियों का हीरो मैं होऊंगा तो हीरोइन तुम होगी, याद रखो। आदित्य प्यार से बोला, बात तो सही है, आपके साथ साथ मैं भी बदनाम हो जाऊंगी। माना मुस्कुराते हुए बोली, वैसे माना, हम लोग हर साल में एक बार दोनों अकेले छुट्टियों पर जाया करेंगे, चाहे थोड़ी ही दिनों के लिए क्यों ना हो, ताकि हम एक दूसरे के साथ पूरा वक्त बिता सकें। बिल्कुल, मैं भी जाना चाहूंगी, हर साल आपके साथ। हम बच्चों को भी साथ लेकर जाया करेंगे, उन्हें अकेले थोड़ी छोड़ा करेंगे। कमाल है माना, हम दोनों के रोमांस के ट्रिप में बच्चे क्या करेंगे? उन्हें हम दादा दादी नाना नानी के पास छोड़ा करेंगे, वो बिल्कुल भी साथ नहीं जाएंगे। मैं और तुम दोनों उन छुट्टियों में केवल बेशर्म भरा रोमांस किया करेंगे। ये बात गलत है, वो साथ जाएंगे, बच्चों के बिना मेरा मन कैसे लगेगा? अभी बहुत दोनों झगड़ा ही कर रहे थे, आदित्य का फोन बजने लगा। मेहर का फोन आ रहा था, उसने फोन उठा लिया। जीजो कैसे हैं आप? मेहर ने पूछा। मैं ठीक हूँ। और मनाल दी कैसी है? वो भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल मजे में है, अब हम साथ हैं तो वो बहुत खुश है। आदित्य ने कहा, मैं तुम्हारे ही फोन की वेट कर रहा था। केस की क्या प्रोग्रेस है? क्या कुछ पता चला? इसके पीछे कौन लोग हैं? किसने किया है? मुझे बहुत कुछ पता चला है, मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता। आप वेट कीजिए, 2-4 दिन और लगेंगे, पूरा मामला ठीक हो जाएगा। मेहर ने आत्मविश्वास से कहा। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम मुझे सारा मामला थोड़े दिनों में सुलझा लोगे? आदित्य ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, आपके दुश्मन आपको ढूंढते फिर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप अचानक कहाँ गए। और उन लोगों को अभी तक माना के बारे में भी पता चल गया होगा कि माना घर में नहीं है। बिल्कुल चल गया होगा, मगर मुझे इसके बारे में अभी कोई खबर नहीं है। मगर आप लोग बहुत बुरी तरह से ढूंढ रहे हैं, पुलिस और आपके दुश्मन दोनों। आप दोनों अपना ख्याल रखिए, मैं आपको अपने आप फोन कर लूंगा, आपको मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता जहाँ रहते हुए आपको कोई खतरा होगा। मैंने जो लोग घर में रहते हैं, मैंने उनसे कह दिया है कि वो भूल कर भी आपके पास ना आए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे आप अपनी बीवी के साथ इस टाइम जितना चाहे रोमांस कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला खत्म होने के बाद तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। मेहर ने मजाक से कहा। एक्चुअली आपसे मुझे कोई जानकारी चाहिए थी, मैंने इसीलिए फोन किया था आपको। हाँ मेहर, कहो क्या जानना है तुम्हें, कौन सी जानकारी चाहिए तुम्हें? आदित्य ने पूछा। मॉडल प्रिया मल्होत्रा, जिसने आप पर रेप का आरोप लगाया है, मुझे उसका नंबर, जिस नंबर से वो आपको फोन करती थी, और टाइम चाहिए कि उसने आपको किस किस टाइम पर फोन किया। ये सब जानकारी देने के लिए तो मुझे अपना फोन ऑन करना पड़ेगा और उससे मेरी लोकेशन पता चल जाएगी कि मैं कहाँ हूँ। पुलिस और वो गुंडे दोनों ही मुझे ढूंढ रहे हैं, फिर तुम्हें 2 मिनट में पकड़ा जाऊंगा। आदित्य ने कहा। मुझे पता है, इसीलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी कॉल डिटेल्स निकलवा लूँ, अगर आप इसका कोई गलत मतलब ना समझे तो। बिल्कुल निकलवा लो तुम। क्या तुम मुझे इसका कारण बता सकते हो मेहर? प्रिया मल्होत्रा के फोन का टाइम क्यों चाहिए तुम्हें? क्योंकि जिस जिस टाइम पर उसने आपको फोन किया, उसी टाइम उसकी लोकेशन कहाँ थी मुझे जानना चाहता हूँ। उसकी उसी टाइम की लोकेशन बहुत कुछ बताएगी हम। ठीक है, तुम मेरी फ़ोन डिटेल्स निकलवा लो। मुझे प्रिया का एक अननोन नंबर से भी फ़ोन आता था जो मेरे पास नहीं था। जब तुम डिटेल्स निकलवा लोगे तो मुझे वो डिटेल्स व्हाट्सएप कर देना, मुझे देखकर वो नंबर याद आ जाएगा कौन सा नंबर उस मॉडल का है। ठीक है, ये कहकर मेहर ने फ़ोन काट दिया था। मेहर से बात करने के बाद आदित्य बैठकर सोचने लगा। क्या बात है, कोई टेंशन है क्या? आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठ गए? नहीं, मैं जो बात मेहर से हुई मैं उसी के बारे में सोच रहा था। क्यों, क्या कहा मेहर ने आपसे? कोई टेंशन की बात है क्या? नहीं, शायद वो सही ट्रैक पर जा रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ, अब तो सारा काम उसी के भरोसे पर है। आपको उस पर विश्वास तो है? आपको क्या लग रहा है मेहर सब कर लेगा? मेरे पास और रास्ता भी नहीं है। मैं मेहर को छोड़कर किसी पर यकीन भी नहीं कर सकता। आदित्य माना से अपने मन की बात कर रहा था। उधर मेहर भी काफी टेंशन में था, क्योंकि उसके सामने कई ऐसी बातें आई थीं जो उसने सोची नहीं थीं। एक तो मेहर को पहले फैक्ट्री में क्या चल रहा था इसके बारे में नहीं पता था। फिर माना ने आदित्य से शादी क्यों की थी, इसके बारे में भी वो पहले नहीं जानता था। ये तो अच्छा था कि आदित्य जैसा प्यार करने वाला इंसान मनाल को मिला था, वरना उन हालात में माना की शादी अगर किसी गलत आदमी से हो जाती तो क्या होता। मेहर को ये सोचकर भी टेंशन हो रही थी।
उसके पापा का एक्सीडेंट और अब आदित्य पर रेप का इल्जाम। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थीं। वो अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करता था। माना ने जब उसे पूरी बात बताई थी कि उसने आदित्य से शादी क्यों की, कैसे आदित्य ने उसके आगे शादी का ऑफर रखा था और आदित्य ने उससे शादी का कौन सा कारण बताया था, ये सब बातें जानने के बाद उसने सबसे पहले आदित्य के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। वो जानना चाहता था कि आदित्य कैसा इंसान है, और उसे जो भी जानकारी आदित्य के बारे में मिली थी उसके हिसाब से आदित्य अपने काम से काम रखने वाला इंसान था, जिसके किसी भी लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं था। उसका ध्यान हमेशा बिजनेस की तरफ था और उसके लाइफ में कोई नहीं था, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी और उसकी किसी लड़की से दोस्ती भी नहीं थी। आदित्य के बारे में ये सब बातें जानने के बाद मेहर का मान आदित्य की तरफ से बिल्कुल साफ था। वो किसी भी हाल में उसे बचाना चाहता था। मेहर के दिमाग में वो इंसान घूम रहा था जिसने उसके पापा का एक्सीडेंट किया था और माना के साथ शादी करके उसकी फैक्ट्री पर कब्जा करना चाहता था। मेहर को लग रहा था कहीं ना कहीं आदित्य पर जो आरोप लगा है, इस बात का संबंध उस इंसान से हो सकता है। मेहर ने उस इंसान के बारे में जानकारी इकट्ठा की। किसी कालू भाई की नज़र थी मनाल पर। लोकल लोग उसे कालू भाई के नाम से जानते थे, मगर उसका असली नाम मनोहर लाल था। कभी वो गली का बहुत छोटा मोटा गुंडा था, फिर धीरे धीरे गली से वो मोहल्ले का दादा बना। मोहल्ले के दादा के बाद फिर उसने एक नशेड़ी लोगों की एक मंडली बना ली थी। उसने वो गैंग बना लिया था जिसका वो लीडर था। धीरे धीरे वो लोग नशे के काम करने लगे और फिर इसमें से उस आदमी ने काफी पैसा बनाया था। वो आदमी नशे और लड़कियां दोनों का शौकीन था। अब की बार कालू भाई की नज़र उनकी फैक्ट्री और उसकी बहन मनाल पर पड़ी। फैक्ट्री से उसे नशे के लिए कच्चा माल मिल सकता था और माना से शादी करके फैक्ट्री पर सीधा कब्जा। क्योंकि मेहर उस टाइम बाहर था और उसके पापा हॉस्पिटल में कोमा में पड़े हुए थे, कालू भाई ने महेश खन्ना के साथ मीटिंग की थी। मीटिंग में उसने सीधा सीधा कहा था कि नशे के लिए अगर वो कच्चा माल मिलने में उसकी हेल्प करता है तो वो उसे प्रॉफिट में से हिस्सा देगा। और साथ ही उसने महेश खन्ना जी से कहा था कि उसे मनाल से शादी करनी है। महेश खन्ना जी ने दोनों बातें ठुकरा दी थीं, तो उन्होंने उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था। महेश खन्ना तो बच गया था मगर कोमा में चला गया। कालू भाई मतलब कि मनोहर लाल ने मनाल के हालात बद से बदतर कर दिए थे। वो जिस लड़के से शादी करने वाली थी उसको भी डरा दिया था। ऐसे बुरे हालत पैदा कर दिए कि मनोहर लाल अगर मनाल को शादी का ऑफर देता तो वो झट से शादी के लिए मान जाती, मगर शादी का ऑफर उसे मनोहर लाल की जगह आदित्य से मिल गया था, जिसे कि उसने स्वीकार कर लिया था। मेहर ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। अब उसका शक मनोहर लाल पर जा रहा था। मेहर को लग रहा था आदित्य के साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे कालू भाई का ही हाथ है। मेहर ने आदित्य को पूरी बात नहीं बताई थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मेहर ने सारी जानकारी निकाल ली थी। अब उसका शक मनोहर लाल पर जा रहा था। मेहर को लग रहा था कि आदित्य के साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे कालू भाई का ही हाथ है। मेहर ने आदित्य को पूरी बात नहीं बताई थी। वो आदित्य को और तनाव देना नहीं चाहता था। उसे पता था कि आदित्य पहले ही बहुत परेशान था। मेहर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो इसी मामले के बारे में सोच रहा था। उसका ध्यान सिर्फ इसी मसले की तरफ था। वो जल्दी से जल्दी इसका हल निकाल लेना चाहता था। ठीक उसी समय उसके फोन पर निशा का मैसेज आया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेहर ने निशा से कह दिया था कि वो किसी भी हाल में उसे फोन ना करे, सिर्फ मैसेज पर बात होगी। फिर मेहर ने उसे ये भी कह दिया था, अगर वो तुमसे सचमुच प्यार करती है तो थोड़े दिनों के लिए वो घर से बिल्कुल बाहर मत निकले। वैसे भी निशा के परिवार ने निशा को समझा दिया था कि इस समय उसकी जान को भी खतरा है। और फिर मेहर के मना करने के बाद तो वो बिल्कुल बाहर नहीं निकली थी। मेहर ने उसका मैसेज पढ़कर वापस मैसेज किया, तुम तो घर में हो तो हम वहाँ पर कैसे मिल सकते हैं? मैं क्या कहूँगा कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता हूँ? थोड़ा तो दिमाग से काम करो निशा। मुझे नहीं पता, कैसे भी मुझसे मिलने आ जाओ, वरना मैं घर से बाहर आ जाऊंगी। और तुम्हें पता है जो मैं कहती हूँ मैं वही करती हूँ। वो मेहर को धमका रही थी क्योंकि उसे पता था कि मेहर कभी भी उसकी जान खतरे में नहीं डालेगा। वो इस बात को लेकर पूरी तरह मेहर को ब्लैकमेल करने के मूड में थी। अगर दिन को नहीं आना तो चुपके से रात को आ जाना मुझसे मिलने के लिए। आना तो तुम्हें पड़ेगा। मैं छुपकर तुमसे मिलने कैसे आऊंगा? इतनी सुरक्षा है तुम्हारे घर पर, तुम्हारे गार्ड तो मुझे मार डालेंगे।
तो फिर कोई तो रास्ता निकालो मुझसे मिलने का, वरना मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मेहर ने निशा के मैसेज पढ़कर हंसने लगा। पूरी की पूरी नौटंकीबाज है। अब दिल तुम पर आ गया है तो क्या करूं? मगर उसे पता था कि निशा से मिलने तो उसे जाना पड़ेगा। पता नहीं उस पागल लड़की का कोई भरोसा नहीं, सच में मुझसे मिलने के लिए घर से बाहर ही ना आ जाए। मुसीबत तो एक ही बहुत थी, उसके लिए अब वो कोई और मुसीबत नहीं लेना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हें घर पर ही मिलने आ रहा हूँ, बाहर मत आना। उसका मैसेज पढ़कर निशा ने वापस हार्ट वाली स्माइली का मैसेज भेजा था। कहाँ गया, वो खुश हो गई थी। मेहर उसे मिलने आ रहा था। अधिराज को मेहर का मैसेज आया था। मेहर अधिराज से मिलना चाहता था। मेहर को अधिराज से कोई काम था। चलो इस बहाने निशा से भी मिल लेगा। मेहर शाम को 7 बजे राजवंश मेंशन पहुंचा था अधिराज से मिलने के लिए। निशा तो काफी देर से तैयार हो चुकी थी। अनीता जी उससे कई बार कह भी चुकी थीं, तुम्हें जाना कहाँ है जो तुम तैयार हो रही हो? देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हारा बाहर जाना मना किया हुआ है। थोड़े दिनों का खतरा है निशा, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्लीज बेटा तुम घर में ही रहो। बस मॉम ऐसे ही, मुझे अच्छा लगा, मुझे बाहर कहीं नहीं जाना है, मैं घर पर ही हूँ। मगर ये वेस्टर्न कपड़े छोड़कर साड़ी पहनने का ख्याल कहाँ से आया? मेरे कहने से तो तुमने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। अनीता जी उसे देखकर हैरान हो रही थीं। साड़ी हमारी नेशनल ड्रेस है, इसे भी पहनना चाहिए, इसलिए मैंने आज साड़ी पहन ली। निशा की बातें अनीता जी के सर के ऊपर से जा रही थीं। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, ये सोचकर अनीता जी नीचे चली आईं। निशा काफी देर कमरे में तैयार होकर बैठी रही। उसे मेहर का इंतजार था, पर जब मेहर नहीं पहुंचा तो उसे बहुत गुस्सा आया। मैं अभी के अभी घर से बाहर जाती हूँ, जब मुझे गुंडे उठाकर ले जाएंगे तब पता चलेगा इसे। निशा जब अपने कमरे से बाहर आई तो उसके कानों में मेहर की आवाज पड़ी। उसने ऊपर से देखा, मेहर हॉल में अधिराज के साथ बैठा हुआ था, बाकी परिवार भी वहीं पर था। निशा को बहुत गुस्सा आया। मुझे यहाँ आकर मैसेज नहीं किया और सभी के साथ बात हो रही है, एक मुझे छोड़कर। सभी की फिक्र है इसे। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे हॉल में आ गई, मगर मेहर ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने आते हुए जानबूझकर आवाज की, मगर फिर भी मेहर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी हरकतें देखकर अनीता जी बोल पड़ी, क्या बात है निशा, तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं मॉम, मुझे पता नहीं था मेहर जी आए हुए हैं, मैं तो वैसे ही नीचे आई थी। निशा ने अनजान बनते हुए कहा। नमस्ते निशा जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी बहन तो यहाँ पर नहीं है, फिर आप क्यों आए हैं? निशा की बातों से उसका गुस्सा झलक रहा था। निशा, तुम मेहर से कैसे बात कर रही हो? क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? ये कौन सा तरीका है तुम्हारा बात करने का? अनीता ने निशा को टोका था। कोई बात नहीं आंटी, सही बात है, माना तो यहाँ पर नहीं है तो शायद इन्हें लगा मैं किसी से मिलने आया हूँ। असल में निशा जी, मुझे आप ही से काम था। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। मेहर निशा से बोला। हाँ बिल्कुल, क्या काम था आपको मुझसे? मैं आपकी क्या काम आ सकती हूँ? मुझे दवाइयों के बारे में आपसे मुझे मदद चाहिए थी। फैक्ट्री का कोई काम था, आपने तो इस पर स्टडी की है। ऐसा करते हैं, आप ऊपर मेरे कमरे में आ जाइए, आराम से बात होगी, कहकर निशा ऊपर जाने लगी। निशा के ऐसा कहने पर मेहर इधर उधर देखने लगा। ये लड़की सबके सामने मुझे कमरे में बुला रही है, आज तुझे पक्का मार पड़ेगी मुझे, मेहर सोच रहा था। बस थोड़ा ही काम है आपसे, यहीं पर बात कर लो निशा जी, कमरे में क्या करेंगे? मेहर ने निशा को टोका। मेहर, जाओ कोई ऐसा काम देना, ये पूरा दिन लगी रहे। क्या बताऊं मैं, पूरा दिन दिमाग खा जाती है हम सबका। अधिराज मेहर से हंसने लगा, मगर मेहर फिर भी नहीं उठा था। जाओ मेहर, चले जाओ, उसके कमरे में जाकर ही बात कर लो। तुमसे बात करने के बहाने ही फोन तो छोड़ेगी, वरना पूरा दिन फोन उठाए रखती है ये लड़की, अनीता जी ने कहा। मेहर उठकर निशा के पीछे चला गया। मेहर को निशा के पीछे जाते हुए नैना ध्यान से देख रही थी। उसने धीरे से अधिराज से कहा, आपको नहीं लगता कि निशा मेहर के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई है? वरना वो किसको अपने कमरे में बुलाती है? वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, पहले से जानते हैं, इसलिए वो उससे मिक्सअप है, अधिराज ने कहा। नैना को निशा और मेहर का कोई चक्कर है ऐसा लग रहा था, मगर वो खुलकर बोल नहीं पा रही थी। नैना ने मेहर के कमरे में जाते ही कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। निशा, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अच्छा थोड़ी लगता है। तो क्या हुआ, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। तुम अपनी मर्जी से आए हो, जाओगे तुम मेरी मर्जी से, कहकर निशा इठिलाने लगी। कुछ तो शर्म करो निशा, तुम्हारे भाई कहाँ है इस वक्त? तुम्हें इस बात की कोई टेंशन नहीं है? पुलिस आदित्य को हर तरफ ढूंढ रही है, मगर उसकी कोई खबर नहीं। तुम्हें अपने रोमांस की पड़ी है, मुझे उल्लू बना रहे हो तुम और अधिराज भाई मिलकर। मुझे पता है कि तुम दोनों को पता है आदित्य भाई कहाँ है।
तुम ये बात कैसे कह सकती हो कि हमें पता है तुम्हारी बहन के पति के बारे में? तुम्हें ना पता हो ऐसे में तुम यहाँ बैठकर बातें नहीं कर रहे होते, उसे ढूंढ रहे होते। और अधिराज भाई के चेहरे से भी नहीं लग रहा कि उसे कुछ नहीं पता। आप लोगों ने मुझे जो घर पर रखा हुआ है, मैं क्या, मॉम और भाभी को भी कहीं बाहर जाना मना है। इसका मतलब साफ है कोई बड़ी खतरे की बात है। इतना तो मैं समझती हूँ, निशा ने मेडिकल की पढ़ाई की है, उसमें बहुत दिमाग लगता है। मैं कोई बिना दिमाग वाली नहीं हूँ, वो मेहर से कहने लगी। उसके बाद ये सुनकर मेहर हंसने लगा। निशा, दीवारों के भी कान होते हैं। तुम एक इंटेलिजेंट लड़की हो, इस बात को समझो। तुम्हें कुछ नहीं पता है, इसका मतलब नहीं पता है। मैं चाहता हूँ जो लड़की मेरी जिंदगी में आए, मेरी आंख का इशारा भी समझे, और मैं मानता हूँ तुम वैसी ही हो। उसकी बात सुनकर निशा मुस्कुराने लगी। तो फिर मुझे समय क्यों नहीं देते? यार समझो तुम, मैं तुम्हारे घर में बार बार कैसे आ सकता हूँ? ये मेरी बहन का ससुराल है, तुम उसके पति की बहन हो। आदित्य भाई का मामला निपट जाने दो और मुझे भी अपने काम में सफल होने दो, फिर मैं तुझे हमेशा के लिए अपने पास ले जाऊंगा। मेहर उसे समझा रहा था। निशा जाकर मेहर से लिपट गई। तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारे बिना मेरे लिए जिंदगी मौत बराबर है। हम दोनों लिव इन में रह लेते हैं। छोड़ो इस शादीवादी के चक्कर को, शादी हम फिर कर लेंगे, प्लीज प्लीज निशा। मेहर ने निशा का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। समझो तुम, मैं तुम्हारे साथ लिव इन में नहीं रह सकता। सच पूछो तो मुझे लिव इन में रहना ही पसंद नहीं। जिस दिन मैं तुम्हें शादी करके ले जाऊंगा, उसी दिन अपने साथ रखूंगा। हमारे रिश्ते का नाम तो होना चाहिए ना। ऐसी बच्चों जैसी बातें मत किया करो। वो दोनों एक दूसरे से लगे हुए थे। निशा अपनी बातें बोल रही थी, मगर मेहर का ध्यान आसपास ही था। चलो ठीक है निशा, मैं चलता हूँ, मुझे काम है। इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी तो आए हो। नहीं निशा, तुम अपना ध्यान रखना प्लीज, और बालकनी का दरवाजा बंद कर लेना। उसने जोर से निशा को अपने गले लगाया और उसके कान में उसने कुछ कहा। फिर दोनों की आंखों में कोई बात हुई। फिर मेहर वहां से चला गया। जब वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था तो सामने नैना खड़ी हुई थी। बहुत जल्दी बात खत्म हो गई आप दोनों की। आपको जो निशा की मदद चाहिए थी, उसके लिए वो मान गई क्या? जी दीदी, उसने कहा है वो मेरी मदद कर देगी। अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बता देना, वो मेहर से बोली। ठीक है, जरूर कहूंगा आपसे, कहकर मेहर बाहर की तरफ जाने लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। बहुत जल्दी बात खत्म हो गई आप दोनों की। आपको जो निशा की हेल्प चाहिए थी, उसके लिए वो मान गई क्या? वैसे दूसरों की बातें वो कम ही मानती है, अपनी मनमानी ज्यादा करती है। जी दीदी, उसने कहा है वो मेरी हेल्प कर देगी। वो मेरी हेल्प करने के लिए मान गई है। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना, वो मेहर से बोली। ठीक है, जरूर कहूंगा। मेरे लिए आप भी माँ जैसी हैं, कहकर मेहर बाहर की तरफ जाने लगा। कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं जानती। आखिर क्या चल रहा है निशा और मेहर के बीच? मुझे पता लगाना पड़ेगा। मगर इस टाइम तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती। इस खतरे की वजह से, इस आदित्य की वजह से हम सभी लोग घर पर ही नजरबंद हैं। नैना सोचने लगी, इस निशा पर नजर रखनी पड़ेगी। चलो, मैं मेहर पर तो नजर नहीं रख सकती, निशा पर नजर रखने से ही बहुत कुछ पता चल जाएगा। खुद को बहुत स्मार्ट समझती है ये निशा। अधिराज ने मेहर की पूरी हेल्प की थी। बहुत सारी बातें अधिराज ने ही मेहर को बताई थीं, क्योंकि घर की अंदरूनी बातों के बारे में अधिराज के अलावा और कोई नहीं जानता था। उन बातों को आधार बनाकर मेहर अपनी जांच में आगे बढ़ रहा था। अधिराज और आदित्य चाहे दोनों सौतेले भाई थे, मगर वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आदित्य और अधिराज के स्वभाव में थोड़ा फर्क था, मगर निशा थोड़ी जिद्दी थी। शायद दोनों भाइयों के लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जितना प्यार अधिराज निशा को करता था, उससे 2 गुना प्यार आदित्य करता था। ये बात निशा भी जानती थी। अधिराज और नैना की लव मैरिज हुई थी, मगर दोनों में बनती नहीं थी। लड़ाई चलती रहती थी। दोनों के 2 बेटे थे। एक का नाम आदेश राजवंश था तो दूसरे का नाम अभिनव राजवंश था। निशा चाहती थी कि बिजनेस पर अधिराज का कंट्रोल रहे। उसे लगता था कि अगर अधिराज की पोजीशन बिजनेस में मजबूत होगी तो घर में उसकी चलेगी। कहीं जब आदित्य राजवंश की पत्नी आए तो बड़ी बहू होने के नाते वो घर में हुक्म न चलाए। नैना के पिता धर्मपाल राजवंश जी राजवंश के ऑफिस में काम करते थे। उनका राजवंश मेंशन में बहुत आना जाना था। नैना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके बहुत बड़े सपने थे। नैना राजवंश इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी। नैना के पिता की सिफारिश पर उसे ऑफिस में नौकरी मिल गई थी। वो धर्मपाल जी को काबिल लड़की लगी और उसे ऑफिस में काफी अच्छी पोस्ट मिल गई थी। शुरू में नैना ने आदित्य को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी,
मगर आदित्य ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आदित्य को माना के सिवा किसी में दिलचस्पी कभी नहीं रही थी। अधिराज ने भी नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था। नैना ने आदित्य के बाद अधिराज को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। अधिराज धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा। धीरे धीरे नैना और अधिराज में नजदीकियां बढ़ने लगीं। फिर नैना शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। अधिराज उससे शादी करना चाहता था। धर्मपाल जी को इस बात से कोई एतराज नहीं था। अनीता जी ने कहा कि आदित्य बड़ा है, पहले उसकी शादी होनी चाहिए, मगर आदित्य ने कह दिया कि उसका कई साल शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तो अधिराज की शादी नैना से हो गई। अधिराज ने भी अधिराज और नैना की शादी में बहुत हेल्प की थी, क्योंकि अधिराज जानता था कि नैना अधिराज के बच्चे की माँ बनने वाली है। नैना के बहुत बड़े सपने थे। वो पूरे राजवंश बिजनेस की अकेली मालकिन बनना चाहती थी। उसकी तमन्ना थी कि अधिराज पूरा बिजनेस देखे, मगर अधिराज की पोजीशन राजवंश बिजनेस में पहले नंबर 3 पर थी। तो अब जब धर्मपाल जी कम काम करने लगे थे तो वो नंबर 2 पर हो गया था, क्योंकि पूरे बिजनेस को आदित्य ही संभालता था। अधिराज में इतनी काबिलियत भी नहीं थी कि वो अकेले बिजनेस संभाल सके। नैना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो शुरू से ही अधिराज को इस बात के लिए झगड़ा करती थी कि तुम नंबर 2 पर हो, नंबर 1 पर आदित्य है, तुम उसके नौकर हो। तो अधिराज को उस पर बहुत गुस्सा आता था। उसे अपने भाई के बारे में ऐसा सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब से उसकी शादी माना से हुई थी वो और भी परेशान थी, क्योंकि आदित्य माना से बहुत प्यार करता था। माना को घर में बहुत अहमियत मिलने लगी थी। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। माना को आते ही घर में बड़ी बहू का दर्जा मिल गया था। वो छोटी बहू बन गई थी। निशा का मेहर से मिलना उसके मन को खटकता था। कहीं इन दोनों में कोई चक्कर तो नहीं है। दोनों साथ में पढ़ते थे, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। फिर मेहर सोचता होगा अगर वो निशा को फंसा ले तो इतने बड़े बिजनेस में उसे भी दाखिला मिल जाएगा। रात को खाने के बाद धर्मपाल जी और अनीता जी अपने कमरे में बैठे हुए थे। अनीता जी को सोचते देखकर धर्मपाल जी बोले, क्यों, क्या हुआ, किस सोच में हो? मैं आदित्य के बारे में सोच रही थी। उसे पुलिस ढूंढ रही है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मामला सुलझाने की जगह और उलझता जा रहा है। तुम्हें आदित्य पर कितना विश्वास है? मतलब, अनीता जी ने वापस पूछा, क्या लगता है तुम्हें कि आदित्य ने ये सब सच में किया है? क्या वो किसी लड़की का रेप कर सकता है? धर्मपाल जी उससे पूछ रहे थे। जितना मैं आदित्य को जानती हूँ, चाहे मैंने उसे जन्म नहीं दिया, मगर मैंने ही पाला है उसे, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे संस्कार मैंने ही दिए हैं। वो एक बहुत अच्छा बेटा है, भाई है, पति है। वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। और फिर आदित्य और माना एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो माना की नजरों में गिर जाए, आदित्य ऐसा काम नहीं करेगा। मुझे भी अपने बेटे पर पूरा यकीन है। अनीता, मैं जानता हूँ मेरे बेटे ने ऐसा कोई काम नहीं किया। अगर वो कहीं छुपा हुआ है तो इस मामले से निकलने के लिए काम कर रहा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा सारी बात संभाल लेगा। मेहर ने भी मुझसे यही कहा है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें। कोई तो बात होगी जो मेहर जानता होगा। उसके ये सब कहने के बाद मेरा मन कह रहा है ये सब ठीक हो जाएगा। माना का भाई मेहर एक अच्छा लड़का है। जब भी वो मिलता है बहुत रिस्पेक्ट देता है। उससे मिलकर लगता ही नहीं कि हम उसे थोड़े ही समय से जानते हैं। अनीता जी ने मेहर की तारीफ की थी। उन्हें मेहर सच में बहुत अच्छा लगता था। सही कहा तुमने, मुझे वो बहुत पसंद है। बिजनेस में ये लड़का बहुत तरक्की करेगा। मैं अपने मन में सोच रहा था अगर निशा को मेहर पसंद आ जाए तो मुझे निशा के लिए मेहर बहुत अच्छा लगा। धर्मपाल जी की बात सुनकर अनीता उनकी तरफ देखकर हंसने लगी। तुम्हारे बेटे तो बहुत शरीफ हैं दोनों, फिर भी उन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। मगर तुम्हारी बेटी पूरा तूफान है, तूफान। वो तो अपनी मर्जी से ही शादी करेगी। उसका तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो शादी करेगी भी या नहीं। जैसी उसकी हरकतें हैं ना, उसे देखकर मुझे उससे डर लगता है। तुम तो ऐसे ही घबरा जाती हो। तुम तो अधिराज के बारे में कहती थी कि वो शादी नहीं कर रहा था। कर ली ना उसने माना से शादी, और उसे इतना प्यार भी करता है। देखना, वैसे ही मेरी बेटी के लिए मुझे एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। अगर सब ठीक रहा तो मेहर निशा के लिए अच्छा है। बात तो आपकी सही है, मेहर एक अच्छा लड़का है, मगर हमारे और उनके आर्थिक स्तर में बहुत फर्क है। मैं ये नहीं कहती कि वे अच्छे लोग नहीं हैं, फिर भी जहाँ बेटी को जाना हो उनका स्तर हमसे बड़ा हो, यही अच्छा लगता है। देखना, ये लड़का कितनी तरक्की करेगा, मुझे पूरा यकीन है उस पर। आदित्य का ऐसे अचानक से गायब हो जाना मनोहर लाल और कालू भाई के लिए बहुत गुस्से की बात थी। जिस दिन से आदित्य गायब हुआ था वो पुलिस को नहीं मिला था और न ही उसका गैंग उसे ढूंढ सका था।
उसका मूड बहुत खराब था। उसने माना के बारे में भी पता लगा लिया था। वो जानता था कि माना घर में नहीं है, वो भी गायब है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य गायब है, ये बात समझ में आती है, मगर माना घर से कैसे गायब हो गई। वो बहुत परेशान था क्योंकि जैसा उसने प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। सारी बातें उसके प्लान की उलट हुई थीं। मनोहर लाल को नशा बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए था वो उसे महेश खन्ना की फैक्ट्री से मिल सकता था। उसने खुद भी कोशिश की थी कि कैसे सरकार की तरफ से लाइसेंस मिल जाए, मगर उसका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए उसे लाइसेंस नहीं मिला था। फिर उसने पता करने की कोशिश की कि उसे नशे के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, तो उसकी सबसे पहली नज़र महेश खन्ना की फैक्ट्री पर गई। उसने फैक्ट्री में काम करते हुए कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया था, मगर हेरा फेरी से थोड़ा ही कच्चा माल मिला था। उसे और ज्यादा कच्चा माल चाहिए था नशा बनाने के लिए। उसे नशा बनाने के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत थी। उसने प्लान बनाया कि क्यों ना फैक्ट्री ही खरीद ली जाए। वो महेश खन्ना से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आया था। वहां पर वो माना से टकरा गया। तुम देखकर नहीं चल सकते क्या? ये ऑफिस है, कोई बाजार नहीं जहां पर मुंह उठाए आ रहे हो। माना गुस्से से बोली। मनोहर लाल माना को देखकर उसकी खूबसूरती में खो गया था। माना ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आकर अपना काम करने लगी। मनोहर लाल को ऑफिस में उस दिन महेश खन्ना नहीं मिला था, तो वो वापस चला गया। मगर माना उसके दिल में उतर गई थी। माना को कैसे पाना है, इसी बात को सोचने लगा। उसने माना की सारी जानकारी निकलवाई। जानकारी से पता चला कि वो महेश खन्ना की बेटी है। उसकी माँ बाप ने उसके लिए लड़का देख लिया है और जल्दी ही उसकी सगाई होने वाली है। उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना माना से शादी करके कानूनी तौर पर फैक्ट्री पर कब्जा किया जाए। ऐसे उसे माना भी मिल जाएगी और फैक्ट्री भी। मनोहर लाल की नज़र जिस पर गई थी, माना वो पहली लड़की नहीं थी। पहले भी ऐसे कई बार हो चुका था। जो लड़की मनोहर लाल को पसंद आई थी वो उसे उठा लेता था। उसने कई लड़कियों को किडनैप कराया था, मगर उसके खिलाफ कोई रेप का केस रजिस्टर नहीं हो सका था। माना का जादू मनोहर लाल के सिर चढ़ चुका था। उसको माना के ही सपने आते थे। वो हर कीमत पर माना को पाना चाहता था। वो चाहता तो माना को किडनैप करवा सकता था, मगर उसे माना के साथ साथ वो फैक्ट्री भी चाहिए थी। तो उसके लिए उसने महेश खन्ना से मीटिंग फिक्स की थी।